ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, रोज की तरह हम हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। दुकानें खुल रही हैं, बाजार में एक बार फिर चहल पहल दिखाई दे रही है, ऑफिस में भी एक बार फिर से लोग काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अभी खतरा बरकरार है। इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से जान बचाने वाले सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वीर चतुर्वेदी। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर वेद से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये ट्रेनिंग 26 राज्यों के 11 सेंटर्स में शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड वॉरियर्स के स्किल और कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस कार्यक्रम में देश के 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये काम 2-3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर वेद, सरकार की ये बड़ी पहल है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आने वाली चुनौतियों का मुकाबला किस तरह कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो एक मास्टर स्ट्रोक है, 1 लाख वर्कर्स, देखिए आप सोच सकते हैं जी कि जो स्किल, देखिए क्या होता है हॉस्पिटल्स में, एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होता है, इसके बीच में जो पेशेंट, आपने कभी सुना होगा कि कई लोग कहते हैं साहब डॉक्टर साहब हमसे हंस के नहीं बोलते हैं या सिस्टर को टाइम नहीं है। इसके बीच में हमें एक वर्कर्स की बहुत जरूरत थी और ये जो 1 लाख वर्कर्स हैं, ये कोई मेडिकल वर्कर्स नहीं है, ये नॉन मेडिकल वर्कर्स हैं जिनको 6 स्किल्स में, देखिए 126 राज्य और 110 सेंटर्स में, बहुत बड़ी योजना है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है मेरे ख्याल से। तो इतनी बड़ी योजना में कभी भी ऐसे लोग नहीं ट्रेन किए गए जिनको कि हम एक हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर स्किल सिखाएंगे। 6 स्किल्स हैं। देखिए क्या क्या स्किल्स होती हैं, जैसे आपको एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाना, अब डॉक्टर साहब जाएंगे या नर्स जाएगी, इसके तो फिर हमें एक आदमी तैयार करना जो एम्बुलेंस में जा सके, पेशेंट को ले जा सके। एम्बुलेंस के बाद पेशेंट को शिफ्ट करना, ऑक्सीजन लगाना, सैंपल लेना, जैसे आप कभी कभी देखते हैं ना टीवी में कि पेशेंट के सैंपल लेने के लिए, तो वो नर्स तो नहीं ले रही, डॉक्टर तो नहीं ले रहा, इसके लिए भी हमको एक स्किल आदमी चाहिए। और ब्लड सैंपल लेना, ये बहुत से कुछ इक्विपमेंट्स हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खोलना, अब सोच लीजिए कि यदि 500 पेशेंट पड़े हुए हैं और 500 पेशेंट का सिलेंडर ऑक्सीजन मेंटेन करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इनमें ट्रेनिंग जो स्किल्स है वो बहुत ही जरूरी है। ये करीब 3 हफ्ते का कोर्स होगा और इसमें उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनको वो लोग एक फिल करेंगे इन हॉस्पिटल्स में जाके। 1 लाख वर्कर्स बहुत होते हैं और जब भी कभी थर्ड वेव या कोई और भी इश्यू है
आएंगे तो ये वर्कर्स हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे और लोगों को जॉब भी मिलेगा। जी डॉक्टर वेद, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। और सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि जितने भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर विशेष जोर दिया जाए। अगर हम देखें तो इस बार बजट में भी अलग से प्रावधान किया गया था और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आए दिन हम सुनते हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक जगह से दूसरी जगह इतनी ऑक्सीजन लेके पहुंची, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की हम बात कर रहे हैं और वो चीजें जो हमको दूसरी लहर में जरूरत थी उसकी सब तरीके से तैयारी और व्यवस्था अगर तीसरी लहर आती भी है तो उसको लेकर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने भी आज ओपनिंग सेंटेंस में यही है कि वायरस गया नहीं है जी, वायरस है और वायरस म्यूटेट भी कर रहा है। तो ये तीनों डेंजर उन्होंने बताए। पहले तो वायरस गया नहीं, दूसरा वायरस म्यूटेट हो सकता है और हो रहा है, तो इसकी हमें सावधानी बरतना चाहिए। खास तौर से मैं हमेशा ये बोलता हूं, जब ओपनिंग होता है, जैसे अनलॉकिंग जिसे बोलते हैं, देखिए लॉकिंग प्रक्रिया बहुत एब्रप्ट भी हो सकती है, आसान हो सकती है। अनलॉकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है और हमेशा जो हमारी व्यवस्था है इस पे नजर रखती है कि ऐसा तो नहीं कि अनलॉकिंग के दौरान, जिसको आप थर्ड वेव बोल रहे हैं या फोर्थ वेव बोल रहे हैं, देखिए जितने पेंडेमिक्स हैं, जब तक पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता, जब तक इन वेव्स की संभावना हमेशा बनी रह सकती है। क्योंकि हमने पहले जो पेंडेमिक्स आए हुए हैं, जो स्पेनिश फ्लू वगैरह, उनसे हमने देखा है कि ये इस तरह आते हैं, वेव्स में आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो यदि फर्स्ट वेव जब खत्म हो गई थी तो हमने सोचा नहीं था कि सेकंड वेव आएगी, तो सेकंड वेव आई। अब हम लोग होशियार हो गए कि थर्ड वेव आ सकती है। कई तरह से उसका कारण है क्यों आ सकती है। एक तो इसलिए कि पहले ऐसा हुआ है, दूसरा इंग्लैंड में अभी आज ही न्यूज में आया है कि इंग्लैंड में सडनली बहुत सारे केसेस हो गए और लॉकडाउन भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि अनलॉकिंग के कारण। तो हमें भी ये चीज सोच के रखना है कि ग्रेजुअली ओपनिंग अप हो, पहले इकोनॉमिक सेक्टर और फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर, और ये सब हमारी जिम्मेदारी भी है। यदि हम सोचेंगे सिर्फ सरकार कर सकती है तो ऐसा नहीं कर सकती। जहां भी अब हमको सबको एजुकेशन है, सबको मालूम है कि मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी करना है और टॉकिंग एटिकेट्स, बातचीत नहीं करनी है। हो क्या गया है कि सडनली लोग मिल रहे हैं तो उनको एक दूसरे से बहुत उत्सुकता हो रही है बातचीत करने की। तो वो सब प्रिकॉशंस रखेंगे तो थर्ड वेव आएगी भी तो फिर हम उसका मुकाबला कर सकते हैं 2 कारणों से। एक तो वैक्सीनेशन के कारण, क्योंकि वैक्सीनेशन चल रहा है और इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शायद और किसी कंट्री में नहीं है। तो इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और हम वैक्सीनेशन के लीडर हैं। कितना ही कंट्रोवर्सी होती रहे, हम लोगों ने 30 करोड़ बच्चे हम हर साल वैक्सीनेट करते हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन जो देने की एक फौज मौजूद है, तो हम उसमें लीडर हैं। तो हमें नहीं डरना चाहिए कि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में फेल होंगे। हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कतई फेल नहीं होंगे। हाँ, धीरे धीरे, चूंकि इतना बड़ा राष्ट्र है उसमें टाइम लगेगा। तो एक वैक्सीनेशन और दूसरा ये है कि थर्ड वेव आती है तो हमारी जो एजुकेशन और जो आज प्राइम मिनिस्टर ने स्किल जो कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो 1 लाख वर्कर्स हैं, ये सब लोग जब आएंगे, हुआ क्या था सेकेंड वेव में कि हमारी वो तैयारी नहीं थी। इसलिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले जाने वाला नहीं है, एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस के साथ ले जाने वाला नहीं है। तो कई तरह से हम चूक गए थे। उन चूकों को ये फिल करेगी जो स्किल डेवलपमेंट में जो 1 लाख वर्कर्स ट्रेनिंग होंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सरकार का कदम है और निश्चित तौर पर किसी भी तरीके की कोई भी स्थिति आती है उससे मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो पाते हैं इन चीज़ों की वजह से। और डॉक्टर वेद, आपने अभी पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात की, लोगों की पार्टिसिपेशन की बात की, तो यहाँ पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो आपने अनलॉकिंग की बात करी कि लॉकिंग तो एक झटके में हो जाती है, लेकिन अनलॉकिंग जब होती है तो वहाँ पे सरकार की तरफ से इकोनॉमी को चलाने के लिए अनलॉकिंग बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इस समय प्लान बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है कि यहाँ जाएंगे, बहुत दिनों से घर में थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये जो जब तक ये सोच अपने अंदर से नहीं आएगी तब तक शायद हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे?
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब अनलॉकिंग हो तो हम ये सोच के चलें कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था। देखिए, हिस्ट्री हम सबको सिखाती है कि जब सेकेंड वेव हुआ था तो कितना मुश्किल हुआ था, और उस समय कोई फोन उठाने वाला भी नहीं था। एक नया कल्चर डेवलप हो गया था शहर में कि फोन मत उठाइए, क्योंकि फोन का मतलब है कोई ना कोई बैड मांग रहा होगा, कोई जो कि हम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम नहीं चाहते। एक तो थर्ड वेव के बारे में दो चीजें जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि उसको लेके चूंकि ये एक डर व्याप्त है कि आज ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का एक सीरो सर्वे आया है जिनमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी बच्चों को भी अफेक्शन हुआ था, बट बच्चे सीरियस नहीं हुए थे। इसका मतलब हुआ ये सीख हमें मिलती है कि बच्चे अफेक्टेड तो होंगे बट उनको सिम्टम्स नहीं होंगे। अबाउट 50-60% को तो सिम्टम होंगे ही नहीं, और जो छोटे मोटे सिम्टम होंगे वो एक खांसी जुकाम की तरह होंगे। तो ये कहीं से, क्योंकि बीच में ये चल रहा था कि थर्ड वेव आएगी तो बहुत सारे बच्चों को इफेक्ट होगा, इसलिए बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जाएं बच्चों को। ठीक है, तैयारी पूरी होना चाहिए, क्यों कुछ भी कहिए। जिसे कहते हैं ना कि यदि आप, हमारे यहाँ कहते हैं वॉर में भी कि यदि आपने तैयारी पूरी की है तो आप लड़ाई हो ना हो बट आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो थर्ड वेव के लिए बट ये जरूर इस देश को हम बताना चाहेंगे, और अब साइंटिफिक तरीके से बताना चाहेंगे। पहले तो हम ऐसे ही बोलते थे, आज ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का एक सीरो सर्वे जो उसमें आया है, उसमें ये है कि बच्चे अफेक्टेड उतने होते हैं, काफी मात्रा में होते हैं, बट उनकी बीमारी अलग है, बहुत माहिर होती है, तो उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, थर्ड वेव के लिए तैयार रहें, ये हमारा एक मिशन जरूर होना चाहिए। और ये सोच के रखना चाहिए जो अनलॉकिंग से सडनली क्या हुआ है, जितने में आज सुन रहा था कि हिल स्टेशन हैं वो सब भरे हुए हैं होटल्स में, और कई लोग उसकी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी जरा सी गलती से ये थर्ड वेव कुछ जल्दी ही आ जाए। यदि हम इसका प्रिकॉशन रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर में बैठे रहिए, बट जितना हो सके यदि आपका काम है तो जरूर जाइए। तो इंटरटेनमेंट और जो एक सैर सपाटा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, और यदि आप सैर सपाटे के लिए जा भी रहे हैं तो आपको उतनी प्रिकॉशन की और उतनी जिम्मेदारी की जरूरत है, क्योंकि कल के दिन आपको कोई ब्लेम ना कर ले कि आपके कारण ये थर्ड वेव आई थी। जी बिल्कुल, ये बहुत हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें और बिना वजह इधर उधर जाने से बचें। और डॉक्टर वेद, अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, थर्ड वेव की हमने बात करी, और एम्स में ने जो WHO के साथ मिलके जो बच्चों के ऊपर जो सीरो सर्वे किया, इसके बारे में आपने हमारे लिसनर्स को बताया। और साथ ही एम्स में 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों पर इस समय कोवैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भी चल रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके बाद 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी क्लिनिकल ट्रायल चलाया जाएगा। तो इसको लेकर बच्चों की वैक्सीन की संभावना पर आप क्या कहेंगे? जब ये थर्ड वेव की बात हुई थी तो ये कहा गया था कि शायद बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन होगा, बच्चे ज्यादा बीमार पड़ेंगे। तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच सिर्फ यही थी कि देखिए, डॉक्टर्स का वैक्सीनेशन हो गया, फ्रंट वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो गया, जो एल्डरली थे उनका वैक्सीनेशन हो गया, तो बच्चे ही बच्चे हैं जिनको कि ऐसा हो सकता है। और बच्चों के बारे में क्यों बातचीत होती है कि स्कूल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत दिनों से बंद है। देखिए, बाकी सेक्टर हमेशा बंद होते हैं फिर खुल जाते हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग, बट स्कूल बहुत दिनों से बंद है क्योंकि शायद शासन, डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि यदि हम स्कूल खोलेंगे तो एकदम से केसेस बहुत बढ़ ना जाए। और ये एक सेक्टर है बच्चों का, एक ग्रुप है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इसके पहले ये कहा गया कि भाई जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए ट्रायल कर ली जाए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन पहले जब तक ट्रायल नहीं किया जाएगा उसको समाज के लिए हम नहीं दे सकते। तो ये सबसे पहले ट्रायल यूएस में हुआ, कनाडा में हुआ, और पाया गया कि जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो सेफ हैं बच्चों के लिए भी, और हम लोग भी सोचते थे साइंटिफिकली सेफ ही होंगी। उसके बाद इंडिया में पटना जैसे एम्स है वहां, और एम्स न्यू दिल्ली में ये वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है,
और जैसे ही रिजल्ट्स पूरे कंपाइल हो जाएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर जो पूरा जिस तरह से वर्ल्ड है, कनाडा में, यूएस में, वहां भी जो वैक्सीन ट्राई किए गए हैं, ये पाया गया है कि बच्चों के लिए वो सेफ भी है और बच्चे उनके लिए एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। तो वही रिजल्ट्स वैसे ही हमारे यहाँ भी आएंगे। सेफ्टी थोड़ा कंसर्न होता है, तो चूंकि कोई भी वैक्सीन, अब कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है बच्चों के लिए, कोई भी वैक्सीन का, तो जैसे ही होगा तो इस ग्रुप को वैक्सीन देने की तैयारी पूरी होगी। वैसे भी याद रखिए कि बच्चों को जो बीमारी है वो बहुत माइल्ड होती है, क्योंकि बच्चों के जो लंग्स के रिसेप्टर्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि एडल्ट्स में वो रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं। जो हमारी पूरी परेशानी ही कोविड की इसलिए नहीं कि कोविड थ्रोट की बीमारी है, बुखार होता है, कोविड की परेशानी ही है कि वो लंग्स को अफेक्ट करता है, और जब लंग्स को अफेक्ट करता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के र्यूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वीर चतुर्वेदी। आप भी हमारे स्टूडियो की लाइन खुल चुकी है। आप डॉक्टर वीर से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे आज के फर्स्ट कॉलर रामपुर उत्तर प्रदेश से अनीसुर रहमान जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। हेलो जी रहमान जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद जी सर, मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका नियमित श्रोता अनीसुर रहमान बात कर रहा हूँ सर। आप जी रहमान जी बताएं क्या जानना सर। चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, वैक्सीन जो लग रही है और इस टाइम पे फिलहाल जैसे कहने वाले कहते हैं सदस्य के कोरोना काल खत्म हो चुका है, तो बीमारी खत्म हो चुकी है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं? डॉक्टर वेद, अब जैसे कि लहर कमजोर पड़ रही है तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब कोविड खत्म हो गया है तो वैक्सीन लगवाएं या नहीं कहें, ऐसे लोगों से आज ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से साइंटिस्ट जो लोग बोलते हैं वो संदेश देश को दिया है कि कोरोना का वायरस खत्म नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि वो म्यूटेट हो सकता है। जैसे फर्स्ट वेव के जाने के बाद हम लोगों ने कम्बल ओढ़ के सो गए थे कि नहीं ये चला गया है, तो ऐसा नहीं कि चला गया है। आज इंग्लैंड में देखिए 9,000 केस हुए हैं, तो ऐसा फिर से होगा। ये वैक्सीन मेरी ख्याल से तो मुझे लगता है कि एक बार नहीं, जैसे निमोनिया की वैक्सीन है, हमको ये शायद हो सकता है कि हर साल लगाना पड़े, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा जब तक कि पैंडेमिक का मतलब है कि पूरी दुनिया से नहीं चला जाता, हिंदुस्तान से नहीं, जब तक पूरे दुनिया से नहीं चला जाता, ये हमें वैक्सीन लेना पड़ेगी जो बिल्कुल सेफ है। जी, और डॉक्टर वेद, आपने पैंडेमिक की बात की, आपसे जानना चाहेंगे जो पिछली पैंडेमिक्स रही हैं उनकी कितनी लाइफ होती है, कितनी एज होती है इन पैंडेमिक्स की? मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया क्वेश्चन। जैसे कोविड के पहले भी जो पैंडेमिक्स आई हैं तो कितना वक्त लगा इनके इरेडिकेशन में? जो पैंडेमिक हम लोग जानते हैं, जैसे कि स्पेनिश फ्लू, क्यों उसके बारे में इतनी बात हो चुकी है उसके बारे में, कि तो वो करीब 2 साल रहा था वो पैंडेमिक। देखिए उस समय इतना टेलीफोन नहीं था, टीवी नहीं था, समाचार पत्र इतने डेवलप नहीं थे, तो एक बाय एंड लार्ज एक रफ आइडिया था कि करीब 2 साल वो रहा था। तो इसको ये मान के चला जाए कि ये पैंडेमिक भी शायद 2 साल या उसके आसपास चले, बट ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये प्रेडिक्ट करना किसी भी साइंस के लिए बहुत मुश्किल काम है। जी, और रुक करते हैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी का, जहां से यशवंत जैन जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं यशवंत जी का क्या सवाल है। यशवंत जी नमस्कार। हाँ साहब, हाँ सिद्धार्थ सिंह जी को नमस्कार, और डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी जो कि सेना के, हमारे सेना के महानायक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि जो 1 लाख लोगों की हमारी सेना तैयार हो रही है जी, उसमें हम चाहेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में कोई ट्रेनिंग दी जाएगी क्या? जी डॉक्टर। क्योंकि क्या रेड क्रॉस पहले इस तरह की ट्रेनिंग देती रहती थी, तो इस तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में कोई ट्रेनिंग दे करके हमको प्रशिक्षित किया जाएगा? जी हाँ, जरूर किया जाएगा। जो 3 वीक्स की ट्रेनिंग है उसमें जो जो चीजें हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित, देखिए बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक एडवांस ट्रेनिंग होती है। प्रधानमंत्री जी ने बोला स्किल, री स्किल और अप स्किल, ये 3 चीजें हैं।
कोई जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्रेंड है उसको हम कहेंगे भाई उसकी रीस्किल की जाए, और जो कहे नहीं साहब मुझे बहुत आता है तो उसको अपस्किल किया जाएगा, और जो बिल्कुल नया आदमी जा रहा है उसको बेसिक चीज समझाई जाएंगी। तो ये 6-7 कोर्सेज जो हैं उनका एक पूरा प्रोस्पेक्टस बनाया गया है, और उसमें जो आप पूछ रहे हैं वो सब चीज इंक्लूडेड है। और आप देखिए कि देश में किस तरीके से लोगों के रुझान आ रहे हैं डॉक्टर वेद। बहुत से लोग इस चीज को सुनकर और इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, और इस कोविड पैंडेमिक के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों का एक दूसरा चेहरा सामने आया। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल्कुल एकदम घर से बाहर निकले, उन्होंने हर स्टेज पे जाकर लोगों को सहारा दिया, उनके मददगार बने। लोग इस स्कीम को लेके बहुत उत्साहित हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझको कम से कम 10-20 फोन आ चुके हैं कि जो 1 लाख वर्क फोर्स बहुत होती है और इसके लिए बहुत लोग उत्साहित हैं, वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस चीज को, वो इस चीज में भागीदारी करना चाहते हैं कि हम इसमें भाग लेंगे। तो आज कोविड है तो कल कोई और मेडिकल डिजास्टर आएगा, तो हम लोग इस सेना का हिस्सा लोग बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच रुख करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से हरीश जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हरीश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते साहब। जी हरीश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी हरीश जी हम आपको सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही ना। जी अब आ रही है हरीश जी। हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी क्या जानवरों में इफेक्ट हो सकता है? अगर हो गया जानवरों में तो अपने को कैसे बचाया जाए? जी डॉक्टर वेद क्या जानवरों के अंदर समझ गया ये इनका क्वेश्चन है कि जानवरों में क्या कोविड हो सकता है। देखिए एक स्पोरेडिक केसेस ऐसा रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि अभी 2 टाइगर्स को हो गया, कहीं एक उसको हो गया, डॉग को हो गया, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। बट ऐसा नहीं आया है कि हजारों जानवर को हो गया हो या हजारों बकरियों को हो गया हो या 1000 गायों को हो गया हो। ये स्पोरेडिक केसेस आते हैं और इनको इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी याद रखिए जो टेस्टिंग करने वाला कितना स्किल्ड है, कितना होशियार है, कितना समझता है, हो सकता है कि ऐसा हो। बट ये एक अभी डिस्कशन कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है जिसको कि हम यहाँ डिस्कस करें, और हो सकता है कोई वेटरनरी डॉक्टर इसके बारे में ज्यादा कोई प्रकाश डाले इसके बारे में। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में रिंकी तिवारी जी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं। आइए जानते हैं रिंकी जी का क्या सवाल है। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो सैनिक सर है उन्हें भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी रिंकी जी बताइए। जी बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी अभी आप मतलब बता रहे थे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में कि हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, और सर ने इन्फॉर्मेशन दिया। चलिए हम मान सकते कि हमें मतलब सावधानियां रखनी चाहिए, बशर्ते जो भी है हमने समाचार में सुना था कि मतलब जो तीसरा लहर है वो झारखंड में मिल चुका है। तो फिर ये उसी तरह जैसे पहला था फिर दूसरा, तो क्या ये फिर उसी तरह का यह फैलाव लेगा, ऐसे भयावह स्थिति पैदा करेगा जिस तरह दूसरा लहर फर्स्ट लहर ने किया था? तो क्या सर ऐसा होगा कुछ? आप इससे थोड़े इन्फॉर्मेशन दीजिए। यदि हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, हम लोग यदि हमने जो सीखा है पहली वेव और दूसरे वेव में उस एजुकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम फिर से तीसरी वेव में परेशानी में हो सकते हैं। बट यदि हमने वैक्सीन लगवा ली है, हमने मास्क पहनना सीख लिया है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग सीख ली है, हमने 2 गज की दूरी के बारे में सीख लिया है, हमने सैनिटाइजर से हाथ धोने के लिए या साबुन से हाथ धोना सीख लिया है, हमने ये भी सीख लिया है कि एक दूसरे के मुंह में डाल के बात नहीं करना है, जिसको मैं हमेशा बोला करता हूं कि घर में हम लोग बहुत सी प्रिकॉशन लेते हैं बट डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे बैठते हैं और मास्क निकाल लेते हैं क्योंकि उस समय खाना खाना है। तो वो एक ऐसा टाइम है जो ये फैल सकता है। तो ये तीसरी वेव की जो है, तीसरा वेव आए चाहे चौथा वेव आए, यदि हम तैयारी से हैं, जिसे कहते हैं ना कि यदि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तो आप अच्छी तरह लड़ सकते हैं। यदि आप अच्छी तरह तैयार नहीं हैं तो फिर आपकी ज्यादा कैजुअलिटी भी होगी और आप मारे जाएंगे। हाँ, यदि आप तैयार हैं तो आपको डर नहीं। बिल्कुल। और जैसा कहा भी जाता है डॉक्टर वेद की मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो इस समय मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन कमांडो भी पूरी तरह से सख्त हैं। हमें करना है
एज जनता को जो करना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करना है। और अब हम रुक करते हैं बिहार का, जहां से सुरजीत पाठक जी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। सुरजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सुरजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना चाह रहे हैं कि तीसरी लहर कब तक आएगा और क्या वो नहीं भी आ सकता है? डॉक्टर वेद, इस समय हर व्यक्ति यही जानना चाहता है। तीसरी लहर के बारे में देखिए, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना है, क्योंकि दूसरी ऐसा हुआ है, जैसे इंग्लैंड में मैंने बताया, तो हमारे यहाँ भी आ सकती है। और तीसरी क्यों, और भी कई वेव्स आ सकती हैं और धीरे धीरे ये पैंडेमिक धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे दूसरा पहले वाला पैंडेमिक हुआ था। बट हमें तैयारी पूरी रखनी है, चाहे वो आए चाहे नहीं आए। कोई कहे कब आएगा, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। कई लोग बोलते हैं अक्टूबर नवंबर में आएगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि वो पुराने जो पैंडेमिक हैं उसको लेके ऐसा हो रहा है। उस तरह से मॉडल बनाए गए हैं कि शायद अक्टूबर नवंबर में दोबारा आए, बट उसके पहले भी आ सकता है। जी, और बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जैसा कि डॉक्टर वेद बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर हमारी तैयारी पूरी है तो कोई भी वेव आ जाए, हम उसका मुकाबला पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री की जो ये कौशल योजना है, स्किल योजना है, जिसमें कि हम 1 लाख वर्कर्स 100 से ज्यादा सेंटर्स में और 26 राज्यों में करने जा रहे हैं, उसमें जो लोग इसमें उत्साहित हैं, जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, वो इसमें भाग लें। और यदि उनको इसमें प्रवेश मिल जाता है तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, वो देश की सेवा करेंगे। और यदि नहीं भी प्रवेश मिलता है तो ये भी सोच के रखें कि वो अपने अपने लोग जहां जहां हैं, जिस गांव में है, जिस शहर में है, जिस घर में है, वो सब सीख के, जो हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, जो हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं अभी शाम से, सब चीज का पालन दूसरों को सिखाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन। ये एजुकेट करें हम कि मास्क लगाना है, आपको 2 गज दूरी बनाना है, आपको हाथ बार बार धोना है, और एक सामाजिक सेवा में भी भाग लें कि कोई बीमार पड़ जाए तो उसको किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कैसे हम लोग, तो ये सब एक सामाजिक जो है, सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस इस काम को नहीं कर सकते, इसका अंजाम लेने के लिए हमें पूरी समाज की जरूरत है। जी बिल्कुल, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। और आपने लोगों की भागीदारी की जो डॉक्टर वेद बात कही कि बिना लोगों की जन भागीदारी के इस आंदोलन को पूरा नहीं किया जा सकता या कोविड को हम हरा नहीं सकते हैं, तो एक बार लोगों की भागीदारी के बारे में भी आप अपना संदेश दें। हाँ, लोगों की भागीदारी बहुत, देखिए हमने इस सेकंड वेव में इसका बहुत ऐसा बड़ा एक ऐसा खराब स्वरूप देखा जो हम नहीं चाहते कि फिर से देखने को मिले। कि हमें याद रखिए, डॉक्टर्स और नर्सेस तो हॉस्पिटल में हैं, बट समाज की एक जन भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। और वही प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। जो 1 लाख वर्कर्स हैं वो इस कमी को पूरी करेंगे कि यदि एम्बुलेंस यहाँ से किसी पेशेंट को ले जाना है तो वो पेशेंट अकेला थोड़ी जाएगा, उसके साथ एक आदमी जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, उसको मैनेज करना। जी बिल्कुल डॉक्टर वेद, आपने ये जो बातें बताई हैं और जिस तरीके से ये सारी इतने आसान तरीके से हमारे लिसनर्स को समझाया है, आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद। जय हिंद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वेद ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।